नमस्कार, मैं त्र्यंबक तुलसीराम मोकासरे। हमें एक अभिमान है कि हमारे गांव का एक आदमी कि जिन्होंने एक शून्य से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, तो जिसको दिखने की दिक्कत है, अंध व्यक्ति है, जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा होके अपना गांव का नाम रोशन कर रहा है, अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है। कि नाना बहू को मैं बचपन से जानता हूँ। नाना बहू का जो रवैया रहा है, नाना बहू के पिताजी एक मिल में मजदूरी काम करते थे और उनकी माताजी हमारे खेत में मजदूरी के लिए आती थी। वो जो टाइम था, वो बहुत हालत उन टाइम में बहुत खराब थी। उनको महाराष्ट्र शासन की तरफ से उनको नवाजा गया, हमारे गांव की तरफ से उनको नवाजा गया। उनने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया और जो लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, जो समाज में जिनके लिए कोई खड़ा नहीं रहता, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, अंध व्यक्ति, इनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा किया है। हमें इस बात का गर्व है। आंखों से उन्हें भले ही न दिखता हो, पर मन से ये इतना ज्यादा देख लेते हैं कि सभी जानकारियां इनके दिमाग में होती है। इनका मस्तिष्क ही इनकी आंखें हैं। इनकी याद रखने की, याददाश्त की जो शक्ति है वो अपार है। हमारे नाना पिछले 17-18 सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ये समाज कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गरीबों की मदद करना हो या समाज से संबंधित कोई भी काम हो, तो उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। आंख वाले भी कई बार कमजोर पड़ जाते हैं जिंदगी को समझने में। ये वो शख्स है जो रोशनी खोकर भी केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। ये है त्र्यंबक तुलसीराम मोकासरे गुरुजी। और जिंदगी की पहचान में नाना भाऊ अंध विद्यालय से कला शिक्षक के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी की मानवीय संवेदना वाली कला जो इनके पास है, उसकी परिधि में इनके आसपास का पूरा संसार आता है। विकलांगों के हक हकूक की लड़ाई में अग्रसेनानी है, एक कार्यकर्ता शिक्षक है, परिवार को एक मुट्ठी में बांध कर रखने वाले, परिवार की हर इकाई को सक्षम और सशक्त बनाने की जिद में हर स्थिति को पार पाने वाले कवि, कथाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार नाना भाऊ की जिंदगी से आज रूबरू होते हैं, जिसमें कहानी भी है, जिंदगी भी और जीने की जिद भी। हम तो पापा को देख सकते हैं, बट पापा हमको नहीं देख सकते हैं। ये एक है कि नहीं दिख सकते। तो हमने बोला एक पापा को कि तुम अपनी कुछ ऐसे मतलब ऑपरेशन वगैरह करो, बट पापा बोलते कि नहीं, मुझे जो खुशी न दिखने में मिलती है वो खुशी में दिखने में नहीं मिलेंगी। कि मुझे पापा के जैसे टीचर बनना था। बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा किया, ॲज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर बनाया। खूप चांगलं दिली त्यांनी मला साथ। त्यांनी मला काही शिकलेली नव्हती, त्यांनी मला शिकवलं। त्र्यंबक मोकासरे की ये जिंदगी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव जिले की तहसील 40 गांव के ग्राम पातुंडा के शेवंताबाई तुलसीराम के इस खेतीहर मजदूर परिवार के साथ। मेरे माँ बाप एक किसान थे, हाथ मजदूर थे। उसको कोई खेती बाड़ी भी नहीं थी और लिखे पढ़े भी नहीं थे। ऐसे कुटुंब में मेरा जन्म हुआ। मेरे से एक बड़ा भाई था आनंदा, फिर मैं 2 नंबर, और मेरी छोटी 2 बहनें हैं। मेरी उम्र उस टाइम उम्र थी 9 साल की। मालूम नहीं क्या हो गया उस दिन। मैं दिन भर बहुत, मालूम नहीं कि जिंदगी में आगे मैं खेल नहीं सकूं कि क्या ये निसर्ग की क्या कला है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उस दिन मैं इतना खेला कि दिन सुबह से शाम तक स्कूल भी नहीं गया मैं। लेकिन जब मैं रात में सोया, सुबह उठा,
मेरी माँ आवाज दे रही, मुझे, मेरा नाम त्र्यंबक है, उर्फ नाम नाना है। मेरी माँ मुझे नाना करके पुकारती थी। फिर बोले नाना उठो, सुबह हो गई, स्कूल जाना है कि नहीं। मैं बोला माँ तो अभी अंधार तो है। अरे धूप आ गई है, तू जरा आंखें खोल के देख। माँ मैं आंखें खोल के देख रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या करूँ माँ। 9 साल की उम्र में मेरा जब ऐसा हुआ तो माँ भी घबर गई, माँ बाप घबर गए, क्या होगा कैसा होगा। माँ आई, मेरे आंखों पे पानी मारा, तभी कुछ नहीं हुआ। जिंदगी का ये मोड़ बालक त्र्यंबक की जिंदगी में केवल अंधेरा लेकर आया। दरिद्रता तो नरे से ही बंधी थी, अब अंधेरा भी छा गया। अनपढ़ माता पिता ने पास पड़ोस से आए सारे देसी नुस्खे आजमा लिए, लेकिन त्र्यंबक को हॉस्पिटल ले जाने की किसी को न सूझी। 1972 का जमाना था वो। उस दिन दुष्काल भी होता। एक बूढ़ी बुजुर्ग आई और बोली, ए शेवंता, ये तेरे लड़कों को भीख मांगने के लिए भेजो ना, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज तो रोजी भी मिल नहीं रही और खाने की भी दिक्कत है, तो बच्चों को बचपन से वो आदत गिर जाएगी। मेरी माँ बोली, ए बूढ़ी, मेरा लड़का 9 महीने मेरे पेट में था, तब वो मुझे जड़ नहीं हुआ, तब अभी थाली में वो कैसा जड़ होने वाला है। मेरे बच्चों को मैं कुछ भी करूंगी, ऐसे काम में नहीं लगाऊंगी। आता का लड़का जो को माली थे वो घर आए, वही बोले, मामी चलो अपन इसको डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले, अभी बहुत समय हो गया है, उसकी अभी ये नज़र नहीं आएंगी, उसको दृष्टि नहीं आएंगी, तो ऐसा करो ब्लाइंड स्कूल में उससे डाल दो। फिर मेरी मौसी और मौसा आए, कुछ पैसे की कमी है क्या है क्या, लेकिन मेरी माँ निरक्षर जरूर थी, लेकिन वो स्वाभिमानी थी। मेरे पापा को पढ़ाने के लिए मेरे दादी ने घर के बर्तन बेच दिए, बहुत लोन लिया और उनको पढ़ाया। मेरी माँ ने मुझे स्कूल ले गई, स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया, और मैं वो स्कूल के 40 गांव में अंधशाला थी, अंध विद्यालय, वहाँ में मेरा 75 में एडमिशन हुआ। अंध विद्यालय के हॉस्टल में रहना और स्कूल में पढ़ना, नई जगह है, नई जिंदगी। सहपाठियों में घुल मिल गए त्र्यंबक, और ब्रेल लिपि सीखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ त्र्यंबक का खास लगाव था खेल और कला में। खेलने कूदने में, क्रिकेट खेलने में बहुत तरवेश था। वो हस्तकला के सब पाइपुज बनाना, खुर्चा बनाना, बास्केट बनाना, तोरण बनाना, कागज के हर तरह की मैं सब बनाने लग गया। 78 में बम्बई राज्य स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धा थी, वहाँ में मुझे ले गए। पातोंडा गांव छोड़ के कभी 40 गांव तक ही आए होंगे, इतने दूर कभी गए नहीं। पूरी रात गई, सुबह सुबह हम मुंबई पहुंचे। दादर अंध विद्यालय में हमारी व्यवस्था की गई थी। वो बेबरन स्टेडियम में मुंबई में वो क्रीड़ा स्पर्धा हुआ, वहाँ में मेरा प्रथम क्रमांक आया, और दिलीप कुमार और सायरा भानु उस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। उसके हाथ से मुझे मेडल मेरे गले में पड़ा, मैं बहुत खुश हुआ। आंखों की रोशनी के बगैर ही जिंदगी रोशन हो चली थी त्र्यंबक की, और इस स्वर्ण पदक ने तो त्र्यंबक का चेहरा खिलखिला दिया। त्र्यंबक मुंबई से लौटकर सीधे गांव चले गए, माँ बाबा के पास। मेडल तो दिखाना ही था। उस टाइम में मेरे घर में कुछ मेहमान भी बैठे थे, मेरी आती मेरे मामा के लड़के थे, सब कुछ थे आजू बाजू में। मैं पदक ले गया, और मेरे पिताजी एक खटिया पर सोए थे। मैंने बोला, इतने घर आज लोग क्यों? मैं तो वो गले में पदक लेके दिखा रहा था, माँ मुझे स्वर्ण पदक मिला माँ। फिर मेरे पापा बहुत थके आवाज में बोले,
अरे मेरा आओ मेरा राजकुमार, मेरे नज़दीक आओ। मैं तो उठ नहीं सकता। मैं बाबा के पास गया, बोला क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बोले। तेरा कैसा चल रहा बोले। वो सब जान अपने जीवान पर लाके वो मेरे साथ बात करता थे। मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है करके। बोले राजा, मुझे मेरे पिताजी मुझे राजा बोलते थे। आपको क्या हो गया? बोले मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए है बोले, अभी फिर मेरा रास्ता अलग है बोले। फिर मुझे रोना आ गया। बोले बाबा ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैंने ऐसा क्या हुआ आपको कि आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। सचमुच आधे घंटे में मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। मैं हताश हो गया। स्वर्ण पदक की खुशियां गम में बदलते देर न लगी। नाना का दिल भर आया, आंखें नम हो गई। माँ ने बोला बाप गया तो क्या हो गया, माँ तो है ना तेरे साथ। माँ है ना, माँ तो नहीं तेरा सब कुछ करूंगी। फिर मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता था तब पिता चले गए। फिर माँ को 2-4 रुपए रोजी से वो जमाने में चल रहा था। फिर मैंने सोचा माँ को भी अपन मदद करेंगे। फिर मैं खुर्चा बुनने का काम चालू किया। घर घर में सैटरडे और संडे में छुट्टी के दिन मैं हर घर में जाके खुर्चा बुनने का काम करता था, डस्टर बुनने का काम करता था। वो 2-4 पैसे मिलते थे, नहीं 2-4 रुपए मिलते थे। ऐसे पैसे जमा करके मैं माँ को महीने के 20-25 रुपए दे के आता था और मेरा भी खर्च निकलता था। पढ़ाई के साथ काम भी और घर परिवार की जिम्मेवारी। जिंदगी के इस रूप ने दृष्टिबाधित त्रिंबक को एक नई दृष्टि प्रदान की। जिंदगी से शिकायतें खत्म हो गई और जीवन से हस्तांदोलन के साथ एक नए रास्ते पर त्रिंबक सवार हो गए। 81 में जागतिक अपंग दिन का ऐलान हुआ। उस टाइम में मैं 6ठी क्लास में था। वो महाराष्ट्र स्टेट बैंक में मैंने कर्ज के लिए अर्ज दाखिल कर दिया कि मुझे रोजगार करना है। बोले तुम तो पढ़ रहे, बोले 6ठी कक्षा में, तो आपको इसे देंगे। बोले जागतिक अपंग दिन है, आपको लोन देने का मेरे शासन का आदेश है, तो ले लो। बोले कम उम्र में कब है ना। तो फिर मैंने वो 500 रुपये उठाए। मंडप डेकोरेशन का काम भी चलने लगा। पढ़ाई की जिद तो थी, लेकिन हॉस्टल के अपने नियम कानून होते हैं। अब छात्रावास का अनुशासन त्रिंबक के बस की बात नहीं रही। फिर मैं खुद ने हॉस्टल छोड़ दिया 8वीं क्लास से। फिर मैं बम्बई में एसएससी सीमेंट की फैक्ट्री में 10 दिन टपाल का काम करता था, 20 दिन स्कूल का काम करता था। ऐसे करते मैं मैट्रिक में उस जमाने में 85 में मैं 62% लेके सबसे प्रथम क्रमांक से पास हुआ। इतने काम करके ही मैं अच्छे मार्क से पास हो गया। 42 खेड़े गांव है, उसमें मैं पहला आया। फिर मेरा सत्कार हुआ। त्रिंबक का ये सत्कार केवल त्रिंबक का सत्कार नहीं था, यह मां की मेहनत का भी सत्कार था, जिसकी सद्भावना के साए में त्रिंबक ये सब कर पाए। त्रिंबक के मन में मां का वह सपना था कि वह अपने बेटे को साहब बनाएगी, और मां के मन में अब एक अलग ही सपना घर करने लगा। और बोली अभी तेरी शादी करना है। मैंने बोला माँ मैं शादी नहीं करता। नहीं, बोले तू बहुत अभी पैसे कमाने लग गया है, तेरे लाउड स्पीकर मंडप का व्यवसाय है, तेरा ये कुर्सी का व्यवसाय है, गद्दी का व्यवसाय है, सब तू बर्तन भी बेचता है, तुम काम भी करता है, स्कूल भी करता है। अभी तेरी शादी करता हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगी तो तेरी शादी कौन करेगा, तुझे लड़की कौन देगा? तो मेरी भाई की लड़की है सुनंदा, मैं उससे तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और 16 मई 85 में मेरी शादी हो गई। मग माझ्या आईने निर्णय घेतला बा यांना द्यायचं बा। मग म्हणे सगळे थोड्याच लोकांचा संसार करता, पण मग तू यांचा संसार कर बा, अंध येतं। अब त्रिंबक के पास
उनकी सहचारिणी के रूप में आंखें लौट आई, पर शिक्षा की लालसा कम न हुई। त्र्यंबक ने टीचर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर लिया और नंबर भी लग गया। मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद मुझे डीएड करना था, मुझे टीचर बनना था, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं थी। फिर मैं मेरे एक दोस्त था इसाक पठान नाम का, उसने मुझे वो भी लॉटरी की टिकट बेचता था। मैं वो लॉटरी की टिकट बेचते उसके पास खड़ा हुआ। मैंने बोला, क्या इसाक कैसा है, तू कहाँ रहता है यहाँ में? फर्दर एजुकेशन के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा मुंबई गए। वहाँ पर उन्होंने लॉटरी के टिकट्स बेचे। इवन उनके पास ना चप्पल थी पहनने के लिए, ना सोने के लिए घर था। वो रेलवे स्टेशन पर सोते थे। उन्होंने उनकी एजुकेशन काफ़ी डिफ़िकल्टी से उन्होंने कंप्लीट किया है। यह तो त्र्यंबक ही जानते हैं कि प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कैसे होती है, लेकिन मुंबई की जिंदगी का एक वाकया वे जरूर बताते हैं। 2 ही महीने बाकी थे, लेकिन एक दिन पुलिस आया और मुझे इतना पीटा उसने। बोले, भिखारी कहाँ से आते हैं, चल भाग यहाँ से करता था। फिर मैंने बोला, पुलिस साहब मुझे मत मारो, ये देखो मेरा कॉलेज का आई कार्ड है। फिर मैंने उसको आई कार्ड दिखाया, तो फिर वो भी स्तब्ध रहेगा, मैं बहुत गलती कर दिया, एक अच्छे लड़के को मैंने मारा, ऐसा वो बोलता था। चल मैं कल से आपको लिए डब्बा लाऊंगा, फिर मैं तेरे भाई हूँ बोले, ऐसा समझ बोले। फिर मैंने मेरे 2 महीने निकाले। डीएड के सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ और मुझे वो एसएससी सीमेंट का भी थोड़ा सा काम करता था, तो मुझे मेरिट अवार्ड मिला। तो 20 पुरस्कार की वजह से शिवराज पाटिल चाकुरकर थे केंद्रीय मंत्री, उसके हाथ से मुझे पुरस्कार मिला। ट्रेंड टीचर त्र्यंबक मोकासरे अपनी जिंदगी की उस राह पर खड़े हो गए जहां से वह अपने लक्ष्य को सीधा देख पा रहे थे। फिर वो नागपुर वालों ने मुझे नौकरी मालूम हुआ, तो उसने मुझे बुला लिया। फिर मेरे कागज पत्र जो थे, वो डिप्लोमा था वो भी दे दिया। और 86 जुलाई में मैं नागपुर अंध विद्यालय में टीचर करके मैं जॉईन हो गया। नागपूरला आलो आणि चाललं, मग किरायाने राहिलो, बर्डीला राहिलो. तिथून मग यांना सोडायला यायची बस स्टॉपवरती, बसमध्ये बसवून द्यायची आणि मग जायची घरी. जॉइंट होने के बाद मैं 1 महीना वो यहाँ के टेम्परेचर जितना ज़्यादा था, तो मैं 2 महीने बीमार गया। तो मैंने बोला, अभी नौकरी मैं छोड़ देता हूँ। फिर मेरा बड़ा भाई था, बोले, अरे अपने घर में सरकारी नौकरी में तू अकेला चला गया, समाज में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तू लग गया, मैं तेरे साथ आता हूँ, मैं मेरी कंपनी की नौकरी छोड़ देता हूँ। वो आ गया, फिर मुझे सेटलमेंट कर दिया। त्र्यंबक तुलसीराम मोकासरे टीटी उर्फ नाना नागपुर अंध विद्यालय के कला शिक्षक का काम शिक्षा दान। मोकासरे गुरुजी की शिक्षा के दायरे में केवल अंध विद्यालय के विद्यार्थी ही नहीं थे, बल्कि उनके आसपास के वे सब लोग जिन्हें शिक्षा की और उत्थान की जरूरत थी। भाई के 2 लड़के थे। फिर मैंने भाई को समझाया, भाई तू मेरे लिए नौकरी छोड़ी थी, मैं तेरे लिए कुछ तो भी करूँगा। तेरा 2 साल का बच्चा था, उसको मैंने यहाँ लाया, और एक 5 साल का था, उसको भी लाया, दोनों बच्चों को लाया, दोनों को स्कूल में डाला। फिर अभी वो लड़का इतना बड़ा बन गया, उसको पढ़ाई उसकी पूरी की, उसकी शादी की, और आज एक व्यवसाय में एक अच्छे रूप में खड़े हैं। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन खुद की तकलीफें सहन करके खुद आगे बढ़कर अपने साथियों को, अपने जैसे अन्य दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ाना, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इन्होंने खुद के साथ साथ खुद तो आगे बढ़े, लेकिन अपने साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। बचपन से देखते आ रहा हूँ, उनका कार्य देखते आ रहा हूँ, उनकी धड़पड़ देखते आ रहा हूँ।
एक समाज के लिए, एक घर के लिए, एक कुटुंब के लिए इनकी जो सेवा है, जो लोगों के लिए धड़पड़ है, और उनके साथ रह रह के उनको मैं यानी उनको भी मैं कुछ ऐसे उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है। कम से कम 10-12 साल से मैं उनको स्कूल से ले जाना, स्कूल से लेके आना, ये और छोटी मोटी से जो भी कुछ काम रहता है वो मैं उनको हेल्प करता हूँ। मेरा पूरा जीवन यानी मेरा पढ़ाई, मेरा हाई स्कूल, कॉलेज पापा के साथ में हुआ। मेरी शादी भी पापा ने करा के दी, और आज मुझे एक लड़का एक लड़की है, और वो भी अच्छे एजुकेशन कर रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत सारे बच्चों को जैसे कि दान के हिसाब से उनको बहुत सारा पढ़ाया लिखाया। हमें लगता था कि हमें टाइम देना चाहिए, बट उन्होंने वो लोगों को टाइम हमारा दे दिया, तो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट थोड़ा ऐसे लगा कि वो जो समय था, जो भी पापा ने किया, अभी मैं बड़ी हो गई तो मुझे पता चला कि वो टाइम उनके लिए क्या था, कि उन्होंने जो भी उनके लिए अच्छे से पढ़ा के उनको बड़ा किया, उनको खुद के पैर पे खड़ा किया, वो सबसे बड़ी उनकी मतलब एक थी कि उनकी इच्छा थी कि बच्चों को बड़ा करो। तो वो तब नहीं पता था, बट अभी अच्छे से पता चला। मेरे पापा जो है ना वो सबसे हटके है। एक उनकी एक बात बताता हूँ। आज मेरे पापा को दिखता नहीं, लोग कहते हैं कि ये इनकी व्यंग्यता है, पर वो व्यंग्यता के ऊपर में भी जाके एक चीज़ ऐसी है कि पापा ने हमारे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि कभी वो व्यंग्य है उनमें, उनको दिखता नहीं करके। हमारे ये घर का बांधकाम होना था, बांधकाम के समय में हमने सामने में कुआं खोदने का काम निकाला था। अब क्या होता था, धूपकाल के दिन में वो पानी का लेवल कम होता था, तो तब हमारे घर में मेरा बड़ा भाई था अविनाश, मैं था, पापा थे। तो हमारे पापा एकदम फ्री फ्रैंक रहते थे। राहुल, अविनाश, तुम्हारे को ये जमेगा क्या, अपन ये कुआं खोद के देखेंगे क्या? तो हम तो कहते थे, हमारे को तो वैसे ही उस ज़माने में बड़ा यंग थे, हाँ पापा अपन खोदेंगे कुआं। तो मेरा बड़ा भाई, मैं, हम कुएं में उतरते थे, किराए से सामान लेके आते थे, उसमें सब्बल, कुदली, फावड़ा, और फिर मेरा बड़ा भाई और मैं, हम तो कुएं में उतर जाते थे। और मेरा बड़ा भाई खोदता था, मैं वो मट्टी भरता था। अभी एक चीज़ रहती थी ऊपर घींचने की, तो ऊपर घींचते समय पापा बोलते थे, तीसरा आदमी नहीं ना, मैं घींचूंगा। पर तब भी हम आँख बंद के ऊपर, यानी इतना भरोसा था कि नहीं मेरे पापा है ना तो खींच लेंगे, और हम उनको बोलते भी थे, पापा चलो फास्ट करो। तो पापा खुद ऊपर से रस्सी खींचते थे, और वो बकेट भरी हुई मटेरियल की वो ऊपर आती थी, वो मटेरियल बाजू में विदाउट ये थ्रो करते थे, और फिर से खाली बकेट नीचे छोड़ते थे। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें रहती है, कोई पैसों से बड़ा होता है, कोई अपने दिल की सुकून से बड़ा होता है। तो मुझे जो सुकून चाहिए था, हमारा जो एक समृद्ध परिवार है, वो परिवार में जो हमारे को वलय रहता है, एक परिवार का वलय होता है, तो वो वलय से हम समृद्ध हो चुके हैं। तो ये सब, इसकी जो जड़ है वो हमारे पापा है। इन्होंने इस तरीके से हमारे को बनाया कि ये परिवार हमारे को हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, लड़ने की क्षमता भी देता है। मोकासरे गुरुजी की अपनी सोच बड़ी मजबूत है। वह बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं से ही। उसकी शुरुआत भी वे अपने आप से ही करते हैं। मैंने एक बात मैंने सुनी थी, महात्मा फुले ने सावित्री को पढ़ाया था और दोनों ने साथ में काम किया था। ये मैंने मेरे पढ़ाई में आया था। मैं उस जमाने में सोशल काम करने के टाइम में मैं बहुत पढ़ाई करता था। यानी मेरी पुस्तक जैसे बाबा साहब आम्बेडकर का मैंने बहिष्कृत भारत पढ़ा, बुद्ध और धम्म ये भी पढ़ा मैंने। उसमें मुझे एक नवीन मंजिल जाने के लिए एक रास्ता मिला। मैंने सोचा समाज अपना बहुत, बहुजन समाज अपना बहुत पिछड़ा हुआ है, तो कुछ काम करना पड़ेगा, पहले घर से काम स्टार्ट करेंगे। गुरुजी ने अपनी सहचारिणी को पढ़ाया, उनके भाई को भी गांव से लेकर आ गए, उन्हें भी पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरुजी की एक खासियत है, जहां भी मदद की जरूरत है वे अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। चक पठान नाम मैंने आपको बताया था, उसको भी माँ बाप नहीं थे,
लेकिन उसकी शादी कैसा करना, ऐसे लड़के की शादी के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं रहता। उसके पीछे आप मुझे खड़ा रहना है, ऐसा मैंने सोचा। इसाक पठान की शादी कर दी। वो भी जितने मेरे साथ वो 10 साल वसतिगृह में थे, तो वो मेरी माँ को माई बोलता था। त्यांनी जे काम केलंय आज इथं नागपूरमध्ये, म्हणजे माझ्यासाठी खूप चांगलं काम केलंय. इथं गव्हर्नमेंट जॉब लागला त्यांच्यामुळे, आणि त्यांनी असे भरपूर काम केले की त्यांचा सगळा साला ते पण जिल्हा परिषद लागली. पुन्हा त्यांचं व्यतिरिक्त त्यांनी आज हेडमास्टर म्हणून बनले होते. म्हणजे असे 5-6 कुटुंब त्यांनी वाढवली. त्यांनी मला सहकार्य केलं. मंगला तू असं स्थळ आणलं, करायचं का? मी म्हटलं हो करायचं. बेवड्या लोकांचा संसार करोस तर अंध व्यक्तीचा करायचा आहे बा मला. मग त्यांनी मला इथं आणलं, त्यांनी सहकार्य केलं आणि त्यांच्यापासून मग एवढी प्रगती झाली माझी. यांनी माझं लग्न जुळून दिलं. हे मित्र आहेत माझे मिस्टर आणि हे, त्यांच्या घरी लग्न वगैरे करून दिलं. त्यांनी आम्हाला बरेच मार्गदर्शन केलं बा, बोलायचं कसं, काय करायचं कसं, राहायचं कसं, हे सगळं मार्गदर्शन आम्हाला मोकासरे गुरुजीने केलं. आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही राहत गेलो आणि वागत गेलो. मग असे संबंध येत त्यांचं मार्गदर्शन शेवटपर्यंत झालं. त्याच्यानंतर मग आता हे नोकरी झाली, म्हणजे इथं सेटलमेंट झालो मी कॉलेजला. त्याच्यानंतर मग त्यांनी आमच्या घरी वेळोवेळी येऊन पाहत, ते काय प्रॉब्लेम आहे काय नाही वा, असं करून मग ते आमचं जे पहिले झोपडपट्टीमध्ये घर होतं. नाना भाऊने मला पाटुंड्यावरून चाळीसगावला इथे अंध शाळेमध्ये 1982 साली इथे मला दाखल केला. आणि मी 82 तर 93पर्यंत माझं पूर्ण शिक्षण इथे क्लिअर केलं. आणि नंतर मला पुन्हा नाना भाऊंनी इकडे तिकडे तुझं जीवन वाया जाऊ नये किंवा वाईट वायनाला लागू नये यासाठी मला पुन्हा नागपूरला घेऊन गेले. नागपूरला घेऊन गेल्यानंतर मला तिथे 2 वर्षाचं ट्रेनिंग दिलं 93-94. आणि त्यानंतर मी पूर्णपणे ट्रेनिंग करून पुन्हा इथे आलो. आणि मला इथे या शाळेमध्ये सर्व्हिस लावण्यासाठी किंवा सर्व्हिस मला नाना भाऊमुळे इथे लागली आणि त्यांनी माझं हे जीवन घडवलं. मोकासरे गुरुजी ने अपने परिवार का कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा. उसे खुशियों से भर दिया, उसे सशक्त बनाया. दया के भरोसे नहीं, अपने स्वयं के भरोसे खड़ा कर दिया. लेकिन उनकी दृष्टि अपने स्कूल पर भी बराबर बनी रही. आज भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन अंध विद्यालय, उसकी छात्र छात्राएं, वहां का शिक्षक वृंद आज भी उनके रोम रोम में समाया है. होशियार था कि नहीं? आपको भी होशियार बनना है कि नहीं? मोकासरे सर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है. मैं जब ज्वाइन हुआ तब उनको, वो यहाँ पे पहले सीनियर करके ही थे और हमारे डिपार्टमेंट जो क्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनके सीनियर करके वही थे इंचार्ज. और उनके पास से हमने बहुत कुछ सीखा हूँ और हम हरदम साथ में ही रहते हैं. स्कूल के बाहर जाओ, कहीं घूमने जाओ, और मोकासरे सर का स्वभाव भी सबको लेके चलने जैसा तरीका है. और वो सामाजिक काम में भी बहुत रुचि रखते हैं. उनको राज्य पुरस्कार मिला है. दिव्यांग के हर साल मोर्चे भी निकालते हैं. हमारे स्कूल के सेवानिवृत्त
कला शिक्षक श्री मोकासरे सर, इनके साथ काम करने का अवसर मुझे 2015 से प्राप्त हुआ है। सर एक होनहार व्यक्ति है, खुद ब्लाइंड होकर भी वो हर नॉर्मल व्यक्ति जैसा काम करने की उनकी शैली है। वो खुद दिव्यांग होकर भी ब्लाइंड लोगों के लिए हमेशा एक सूरज की तरह काम करते हैं। संगठन के हमारे वो अध्यक्ष हैं और मैं सचिव हूँ। इनके साथ में मैंने 10 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया जो अनुभव बोलते हैं और इनसे जो प्रेरणा लेने लायक जो काम है वो मैंने बहुत पढ़े हैं इनसे, और इनसे देखकर ही मैं बाहरी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और अंध अपंग शाळा कर्मचारी शिक्षक संघटना की ओर से जो काम किए वो उल्लेखनीय काम है। साधारण 2007मध्ये मी या पदावर आसनस्थ झालो आणि तेव्हापासून मोकासरे सरांशी माझा परिचय आला। मोकासरे सरांना शिकवताना किंवा या परिसरात वावरताना मी अनेक वेळा पाहिलेलं आहे। मी त्यांचा जवळून अभ्यास केला आहे, त्यांच्याशी संवादही साधलेला आहे आणि अतिशय संवेदनशील असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे आणि शिकवण्यामध्ये अतिशय वाकबगार। त्याचबरोबर आपल्या सभोवताली असलेले जे शिक्षक आहेत, कर्मचारी आहेत, शिक्षिका आहेत, त्यांचंसुद्धा अडीअडचणीमध्ये धावून जाणारे असं ते व्यक्तिमत्व आहे की दृष्टिबाधित शिक्षक असले तरी ते सुद्धा नॉर्मल शिक्षकांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत, उलट काकणभर सरसच आहेत। आंखों की रोशनी जाने से लेकर सेवानिवृत्ति तक अंध विद्यालय मोकासरे गुरुजी के लिए जिंदगी की पाठशाला बना रहा। यहाँ जीवन सीखा भी और सिखाया भी तो दृष्टिबाधित विकलांग जीवन की समस्याओं से खूब वाकिफ हुए, और कला शिक्षक है तो अपने आप को साहित्य में अभिव्यक्त भी करने लगे। 97 में मेरा पहला काव्य संग्रह आया उजिराची निर्मिती। वो आपने नागपुर में महाराष्ट्र के में जो प्रसिद्ध कवि है डॉक्टर यशवंत मनोहर, इसकी प्रस्तावना मिली, उसने मुझे बहुत बढ़ाया, फिर मेरा उत्साह बढ़ गया। फिर 2001 में मेरा कर्तृत्व की झलक, वो भी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। त्यांचा स्वभाव खूप छान आहे। रायटर म्हणून एक मी त्यांचं काम करते। मी 1 तासासाठी त्यांच्याकडे येते आणि ही कादंबरी लिहून देते त्यांना। मैंने सोचा कि अपन साहित्य कर रहे हो लेकिन अपने लिए व्यासपीठ तो कोई नहीं, आपने तो कोई लोग अपने को कविता सुनने, कवि सम्मेलन में बुलाते नहीं, मराठी साहित्य में अपना कोई स्थान नहीं। फिर मैंने सोचा कि आप विदर्भ ने अपंग विदर्भ साहित्य मंडल की स्थापना की उस जब 2004 में। हमने महाराष्ट्र में पूरा दौरा किया, साहित्य सम्मेलन की बातमी हर स्कूल में पहुंचाई और 24 अप्रैल 2004 और 25 अप्रैल 2004, 24-25 अप्रैल 2004 को महाराष्ट्र में का बोलो नहीं तो भारत का बोलो पहला दिव्यांगों का साहित्य बनाने में, खड़ा करने में मेरा बहुत योगदान रहा। और मेरे साथ बहुत सारे जो दोस्त भाई थे, कवि लोग थे, कम से कम वो कार्यक्रम में 300 साहित्यिक आए थे। फिर वहां से तो वो साहित्य सम्मेलन चालू हो गया। कविताएं, कथा, कहानी, ये सब मोकासरे गुरुजी की साहित्य अभिव्यक्ति की जद में आते हैं। कई पुरस्कार त्रिंबक मोकासरे गुरुजी के नाम अंकित है। मोकासरे गुरुजी की
एक और खूबी है, ऐतिहासिक किले बनाना। किले उन्होंने देखे तो नहीं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उनका वर्णन जरूर पढ़ा है, सुना है। इसे सुनकर ही मोकासरे गुरुजी ने काल्पनिक किलों की रचना की। और तो और काल्पनिक किले प्रतियोगिता में अव्वल भी साबित हुए। शिवाजी महाराज का इतिहास ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाते समय शिवाजी महाराज डोंगर पे थे, किले थे वो, लेकिन किले कैसे होते वो तो अपन देख नहीं पाते, बच्चे की भी देख नहीं पाते। फिर मैंने 200 किलो कागज का एक बड़ा किला बनाया। मेरा बच्चा राहुल, जो मैंने बताया था 2 साल का लाया था, वो मुझे पूरे पहाड़ घुमाता था, वो हाथ से दिखाता था ये ऐसा बुरुज रहता है, ऐसी तोप रहती है, ऐसे भुयार रहते हैं, वो खुद मुझे वो दिखाता था। हम कहीं जाते थे बाहर घूमने, जैसे कि गेट ऑफ इंडिया हम बोलते थे, बट वो क्या है एक्चुअली, कहाँ पे है, हमको हाथ से ऐसे दिखाना पड़ता था कि पापा ये गेट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा पिलर है। फिर वो पापा ऐसे ऐसे देखते थे और मतलब हम ऐसे बता के उनको ऐसे मतलब हम इमेजिन करते थे कि पापा को मतलब ये सब कुछ देख के ऐसे हाथ लगा के वो इमेजिन करके वो ये सब कुछ चीज़ों को मतलब देखते थे अंदर से। फिर मैंने राहुल के साथ या अंध विद्यालय के वहाँ में एक किला बनाया। उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि पूरे मीडिया वाले आते थे, जो दृष्टिबाधित लड़का किला बनाता है, शिक्षक किला बनाता है, वहाँ पर बहुत अच्छा, इतनी तारीफ हुई। ये है नंदादीप, मोकासरे गुरुजी का आशियाना। जिंदगी में रोजमर्रा के काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले से चले आ रहे। आप शिनाख्त नहीं कर सकते कि सर दृष्टिबाधित है। हेलो, हाँ तू जल्दी आ। कभी भी पापा को कहीं जाना रहा, दीपाली चल गाड़ी निकालो और निकलो। दो 2001 में ये जगह लेकर ये बंगला का निर्माण किया और मैं, नंदा और मेरे 2 बेटियां हैं। एक बड़ी दीपाली, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पढ़ा है, वो भी आज एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है। छोटी लड़की BSc B.Ed है, वो भी स्कूल में जॉब करती है। दोनों की शादी मैंने धूमधाम से बच्ची के इच्छा अनुसार उसकी शादी भी कर दी। कि मेरी बड़ी बहन का अरेंज मैरिज हुआ है, मेरे पापा ने मेरा लव मैरिज करवा के दिया। उनको नहीं दिखता बट हमको दिखता है, और वो उनकी आंखें हम हैं। अब ये जोड़ी चल पड़ी है चहलकदमी के लिए।
घर के कामों में चाहे जितना भी चलना पड़े, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अनुशासित व्यायाम तो जरूरी है ही। व्यायाम बगीचे में भी और नातन को पीठ पर बिठाकर भी। मोकासरे गुरुजी का मन चंगा है और इसलिए ये पूरा परिवार भी इतना खुशमिजाज है। One of my earliest memory when I used to go to school with my grandpa, we used to enjoy a lot while going to school and while returning back from. He was not only a loving family member but also an excellent teacher in his school. Values and principles were shaped by his admiration for Jyotiba Phule. मेरे ससुर जी से इंटरेक्ट हुआ, उनसे क्लोज हुआ, उनके साथ घुल मिल गया, तो उनके साथ रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, इनमें कुछ अलग बात है जो बाकी ब्लाइंड लोगों में नहीं है। जैसे मैं बहुत से ब्लाइंड बच्चों को हेल्प भी कर चुका हूँ एग्ज़ाम के तौर पर उनमें वो जो सिक्स सेंस मुझे दिखा नहीं, उससे कुछ अलग बेहतर सिक्स सेंस मेरे ससुर जी में है। वो बहुत सोशल एक्टिव है, बहुत चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, और जब वो नॉर्मल लोगों से बिहेव करते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि वो ब्लाइंड पर्सन है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो जब हम रास्ते में चलते हैं या बाइक से जाते हैं तो कौन सा रास्ता किस गली से कहाँ जाता है, कौन से स्क्वायर आया है, कहाँ से टर्न लेना है, ये खुद ब खुद वो खुद अपने को बता देते हैं। जैसे गूगल मैप भी इतना एग्जैक्ट बता नहीं सकता। मेरा पापा के साथ अनुभव लाइक पहचान 2019 से है, जब से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों के इंस्टीट्यूट में जाया करते थे, तो उसी बहाने घर में आना जाना हुआ रहता था। तो उसी समय पप्पा से भी मेरी मुलाकात हुई। तो जब मैंने पप्पा को देखा कि पप्पा जब घर में बिना किसी सहारे के वगैरह इसके चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक मतलब नॉर्मल इंसान की तरह पप्पा इतने अच्छे से सारे मतलब चलते हैं और सारे घर के काम वगैरह, बाहर के काम जो भी, वो पूरा अच्छे से करते हैं। तो ये देख के हैरानी हुई, तो एक लाइक मोटिवेशन मिला अंदर से, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वो चीज़ देखी नहीं थी। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, अंध लोगों को न्याय दिया है और उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को हेल्प भी की है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड्स किए हैं, उनके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं एंड वो हमें ज्योतिबा फुले जैसे लगते हैं। पातुंडा से चली हुई मोकासरे सर की ये जिंदगी अब भी पातुंडा की ओर लौटती जरूर है, लेकिन अब पूरा परिवार साथ होता है। गांव में गांव की परंपरा के अनुसार मोकासरे सर का स्वागत होता है और यहाँ त्र्यंबक तुलसीराम मोकासरे के लिए गौरव और गर्व का भाव भी होता है। नाना बहू के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं बचपन से उनके साथ ही हूँ, उनके साथ में ही रहता था। और जो पढ़ने के लिए वो जो नाना बहू है तो आगे 40 गांव में गया, और इसी तरह ये जो हमारे नाना बहू है वो सामाजिक कार्य में भी बहुत हिस्से लेते हैं और उनको समाज भूषण जो पुरस्कार है वो भी उन्हें मिला है। पातुंडे गांव में पहली से 9वीं तक पढ़ा, बाद में 10वीं को मुझे नाना बहू ने नागापुर गांव में माड़ी सर की स्कूल में नाम दाखिल किया। वहाँ मैं 10वीं की परीक्षा मेरिट में पास हुआ। पद सोचते में मुझे नौकरी दी। मैं और मेरी बीबी और बच्चे बहुत खुश हैं। नाना बहू और हम दोनों मिलकर कोई भी काम करने का अच्छा निर्णय लेते हैं। माझे देर गरिबामधून शिक्षक झाले, त्यांनी परिवार पुढे नेला। माझे मुलं नोकरी लावली। मला शेती दिली तर शेतीत मी उत्पन्न करतो, राबतो व एकदम मजात आहे। त्यांची बहीण पार्वताबाई, तिला मी सुखी ठेवतो, पोरं सोर आनंदात करतो। आमचं सगळं आई वडील आमचे सगळे वारले आहेत,
त्यांनी सगळं आम्हाला लहानचं मोठं केलं आणि त्यांना सण येऊ काही येऊ ते त्यांनी आम्हाला अंतर दिला आणि विचारायचं फोन करून महिने काय चाललं काय नाही चाललं आणि काही अडचण असो सांगितली की त्यांनी करायची म्हणजे करायची. त्यांनी मला डायरेक्ट जोडी घेऊन दिली आणि त्याच्यामुळे माझा उदरनिर्वाह इतका चांगला चालू आहे ना, तर मी आता माझ्यावर स्वाभिमानाने जगते आणि 2 घास सुखाने खाते. जब गांव पहुंचते हैं तो इस स्थान पर जरूर पहुंचना होता है. दरअसल ये मोकासरे गुरुजी के पिताजी तुलसीराम मोकासरे का स्मृति स्थल है. यहाँ अपने बुजुर्ग को अभिवादन करते हुए मोकासरे सर ने एक मंदिर भी बनवाया है. हमारे नाना भाऊ जो है उनके बचपन के बारे में मैंने हमारे मामू से कहा था कि भाई इनको अपन पांद स्कूल में डाल के इनको पढ़ाएंगे, ये पढ़ लिख कर होशियार होगा तो आगे चलकर कुछ ना कुछ तो भी छोटी मोटी नौकरी कर सकेगा. इसलिए हमने उस तय करके और हमारे मामा मामी से सम्मति लेके हमने 40 गांव के हरिभाऊ आनंद स्कूल में उसे भर्ती कराया और आज उन्होंने इतनी प्रगति की है. माझ्या मुलाला त्यांना खूप शिकवलं. लहानपणापासून माझे घरचे वारले ना तसं त्यांना शिकवलं. लहानपणापासून तिकडे घेऊन गेले होते ते. त्यांना 10वी पर्यंत शिकवलं. त्यांच्याकडेच होता तो लहानपणापासून. लहानचा मोठा त्यांनाच केला. शाळेत पण घेऊन जायचे ते. माझा समाधान पण त्यांना घेऊन जायचा, ते पण त्याला घेऊन जायचे. त्यांना खूप सांभाळ केला त्यांना. मेरे मामा त्र्यंबक मोकासरे इन्होंने मेरे वास्ते बहुत कुछ किया. मेरे को जमीन दी, घर दिया यहाँ का, और वो मेरे भगवान समान है. उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से बना मैं. सबसे पहले मैं उनके पास रहा था 1 साल. उसके बाद उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैं यहाँ, उन्होंने बोला कि जो पिताजी का धंधा करता है वही कर. फिर आया मैं यहाँ पे और गुड़ खरेदी करना चालू करा और यहाँ का व्यापारी बना. नाना मामा यांनीच आम्हाला सहकार्य केलं आणि मला नंतर माझं लग्न जमलं समाधान संतोष जिरेमाळे यांच्याशी व माझे नाना मामा आणि सुनंदा आत्या यांनीच मला सहकार्य केलं. नाना काकांनी माझं पूर्ण शिक्षण केलं. मी 5वी पासनं तर 12वी पर्यंत मी इथं शिक्षण केलेलं आहे. मग काकांनीच आमचं पूर्ण सांभाळ केलेला आहे व्यवस्थित प्रकारे. आणि काकांना मग मी रोज सकाळी आम्ही कधी पायी जायचो, कधी सायकलीवर जायचो. शाळेमध्ये रोज मी काकांना शाळेत घेऊन जायचो, परत संध्याकाळी परत घेऊन यायचो. असं आमचं 10 वर्ष शेड्यूल चालू होतं. आणि त्यांनी पूर्णपणे माझ्याकडे लक्ष दिलं शिक्षणामध्ये. नंतर आता मी गडावरती स्थायिक झालेलो आहे. आता गडावरती माझे 2 शॉप आहे स्वतःचे. तिथे माझं मी स्वतः फोटो फ्रेमिंग बनवतो आणि एकदम मस्त एकदम त्यांनी खूप छान प्रकारे माझी ही केली. संस्कार मला खूप चांगले लावले त्यांनी. कसल्याही प्रकारचं मला व्यसन नाही किंवा काही नाही. खूप छान एकदम. मोकासरे गुरुजी गांव के लिए आज भी नाना भाऊ ही है. पातुंडा और उसके आसपास उनका सम्मान है, लेकिन गुरुजी की परिधि में स्कूलें और वहां की शिक्षा है. इनका जो स्कूल में प्रवेश हुआ, ये ब्लाइंड स्कूल में 1976 में, तब वो बहुत एक्टिव थे. तब ब्रेल लिपि में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रावीण्य मिलाया. खाली 15 दिन में वो ब्रेल लिपि सीखी. ऐसे हमारे मोकासरे सर ऐसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है. वो ब्रेल लिपि में उन्होंने लेखन भी बहुत सारा किया है. उनकी होशियारी देखकर हमारे जो स्कूल के सभी टीचर थे, उनका ये मानना था कि इन्होंने उड्डान परीक्षा देने को आना. फिर उन्होंने उड्डान परीक्षा दिया. उड्डान परीक्षा देकर जो आगे की पढ़ाई थी उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से की. वो ओरिजिनल टैलेंट है.
संगठन में भी उनका बहुत अच्छा कार्य है। संगठन में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनको बहुत बड़ा मान सम्मान देती है। ये उनके जीवन का कार्य परिचय मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है। उनका तो यह जीवन जीने का जो उद्देश्य है कि खाली दूसरे की मदद करना, और उन्होंने बहुत से बच्चों को वहाँ पढ़ाया कि जो लिख पढ़ नहीं सकते थे, उनके माँ बाप नहीं थे, ऐसे लोगों को भी पढ़ाया। नाना भाऊ हमारे दोस्त है, वो एक ऑल इंडिया जो दिव्यांग संस्था है उनके फेडरेशन है, उनके भी वो सदस्य है। वो महाराष्ट्र के जो शाखा हैं उनके वो प्रमुख हैं, मुखिया हैं। दिव्यांगों का सशक्तिकरण, उन्हें एक सम्मान पूर्वक जीवन, ये लक्ष्य है मोकासरे गुरुजी की जिंदगी का। अच्छे लोग समाज में होना चाहिए, उसके वजह से दिव्यांगों का एक विकास का रास्ता खुलता है। धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांग भी ये देश का नागरिक है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने फिर आरक्षण के पीछे लग गया है कि दिव्यांगों को केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार में, जिला परिषद में, ग्राम पंचायत तक उसको आरक्षण मिलना चाहिए। वो इस देश का घटक है, उस पर आज कुछ ना कुछ काम चल रहा है। विधानसभा का सत्र हो और मोकासरे गुरुजी अपनी मांगों के साथ विधिमंडल पर दस्तक न दें, ऐसा होता नहीं। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रीमान त्र्यंबक जी मोकासरे, हम डिसेबिलिटी के सेक्टर में पिछले 20 सालों से कार्यरत है। हमारा दोनों का पुनर्वसन हो गया है, पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पीछे जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, जो बेरोजगार है, जो अशिक्षित है, और जो जिनका पुनर्वसन नहीं हुआ और किसी तरीके से वो पीड़ित है, तो हम उनको उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उनके राइट्स को लिए हम लोग हर साल जो असेंबली होती है तो उसमें हम लोग हमारा मोर्चा होता है, धरना होता है। और सिर्फ मोर्चा एक बार नहीं होता, तो हमारे इन बिटवीन साल भर हमारे एक्टिविटीज़ चालू रहती है। जैसा डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर वर्कशॉप हो गया, कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्कशॉप हो गया, तो ऐसे हमारा निरंतर कार्य चलता रहता है संस्था के मार्फत। एक मेरा सपना है, ये सपना ऐसा है, और जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। मैं सबकी बात सुनता हूँ लेकिन करता मन का हो, क्योंकि क्या है, जब तक आदमी को खुद सोचने का कभी कोई लोग असर नहीं देते। मैं जो खुद सोचता है वो अमल बजानी करता है, उसके पीछे दौड़ता है, वही आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। सक्सेस होने का सूत्र त्याग और समर्पण में है। मोकासरे गुरुजी अपने काम से प्यार करते हैं और सबके लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं। नाइन में दिसंबर महीने में दिव्यांगों के लिए मोर्चा निकालने के लिए एक संगठन बनाया, भारतीय अपंग कल्याण संस्था। 99 में पहला मोर्चा निकाला, अपंगों की जो मांगे हैं वो रखी। वहां से जो काम चालू हो गया, तो दिव्यांगों की मैं आज 2024 तक लगातार मोर्चे निकालते गया। इसमें इतना फायदा हो गया दिव्यांगों के लिए कि दिव्यांग मंत्रालय स्पेशल हो गया, दिव्यांग आयुक्त हो गया, दिव्यांगजनों के लिए अपंग आर्थिक महामंडल हो गया, एसटी सहूलत में हो गई, 1500 रुपये मिल रहे, अभी 3000 मिलेंगे, ऐसे हमारा प्रयास चालू है। तो ये जो बाबा साहब ने सिखाया था, संघर्ष और संगठन, ये सबसे बड़ी चीज है, वो मैंने सुनी तो मैंने वही रास्ते से चला गया। जैसे जैसे काम का अनुभव बढ़ा, वैसे वैसे काम को मजबूती भी मिलने लगी। अब समाज को समग्र विकास की ओर ले जाना है।
हम वेद सारे देश बंधु एक होंगे, एकता के गीत गाकर, एकता के गीत गाकर राष्ट्र की रक्षा करेंगे। भूल कर हम वेद सारे देश बंधु एक होंगे। राष्ट्र पर संकट गिरा तो सामना उसका करेंगे। याद कर इतिहास साक्षी, सत्य के खाते मरेंगे। दिव्यांगों को बढ़ावा देना ये अपना फर्ज है। ये मैं अभी करते करते अभी ये 3 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम रखा, सावित्री फुले का जयंती का। अभी दिव्यांगों का रोजगार मेला का प्रोग्राम रखा हो, और ये कार्यक्रम में मेरी सहचारिणी जो मेरी पत्नी है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं कहीं भी जाऊँ तो हम साथ साथ चलते हैं। हम ऐसा नहीं कि तुमको दिखता नहीं, घर बैठो, ऐसा नहीं। वो बोले, मैंने बोला चल तू मेरी आँखें है, वो हाथ पकड़ के सामाजिक काम बोलो, राजकीय काम बोलो, समाज का बोलो, धर्म का काम बोलो, वो साथ साथ रही। इसीलिए मेरा जीवन सफल हो गया। माझी डिलिव्हरीत खूप मी मारत वाचले। माझ्या मिस्टरांनीच मला जीवनदान दिलेलं आहे। उन्होंने हमें पढ़ाया, इतना बड़ा किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बड़ा किया और हर वक्त हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जेव्हा सुजाण सामाजिक संस्थेची स्थापना केली, हाडके सर, मोकासरे आणि मी हे आम्ही संस्थापक सदस्य आहोत। तर या कालावधी आम्ही एक अंध मुलींसाठी वसतिगृह काढलं। त्याचं कारण असं, मी 73 पासून सेवेत असल्यामुळे 18च्या पुढच्या मुलींची काय व्यथा असते शिक्षणाची, आता शासनाने सगळी सोय केली आहे, पण त्या काळी सोय नव्हती। मुलीचं वय 17 आहे तोपर्यंत शाळेत ठेवलं जात होतं वसतिगृहात, 17 नंतर वसतिगृहात ठेवत नव्हतं। म्हणून आम्ही अशी कल्पना काढलं किंवा नाही, आपण एक जर या मुलींची सोय केली, वसतिगृह काढलं तर यांचं पुढचं शिक्षण होऊ शकेल। आणि त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केला आणि 1 वर्षापर्यंत आम्ही वसतिगृह अनुदानामधूनच चालवलं। अंधांना, अपंगांना आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हाडके सर, त्र्यंबक मोकासरे आणि आम्ही एकत्रपणे काम केलं आणि जे न्याय आहे ते आम्ही आमच्या पदरात पाडून घेतलं किंवा कर्मचाऱ्यांना लाभान्वित केलं। असं हे त्र्यंबक मोकासरे फार उत्तम व्यक्तिमत्व है। मेरा ये कहना है, समाज को तुम ज्यादा पढ़ाई करो। जो महापुरुषों ने जो महाग्रंथ लिखे हैं, जैसा बाबा साहब ने लिखा है बहिष्कृत भारत, तुम एक बार पढ़ो, और धम्म और बुद्ध एक बार पढ़ो, और तुकाराम महाराज की वाणी एक बार पढ़ो, और शिवाजी महाराज का चरित्र एक बार देखो, और महात्मा फुले का जीवन एक बार देखो। तुम यही लोगों का आदर्श लो। प्रत्येक विधानसभेवर मोर्चे घेऊन गेलो मोकासरे सरांच्या नेतृत्वामध्ये, आणि त्याची फलश्रुतीमध्ये अशी झाली की शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग विभाग काढला, स्वतंत्र आयुक्तालय काढलं आणि दिव्यांग आयुक्तालयाची नियुक्ती केली। आणि त्या माध्यमातून आज दिव्यांग शाळेतील कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना व येथील दिव्यांग बांधवांना त्याचा लाभ मिळत आहे। तसेच आम्ही सुजाण सामाजिक बौद्ध विकास मंचच्या वतीने आम्ही एक मुलींचं वसतिगृह काढलेलं होतं। त्र्यंबक मोकासरे गुरुजी की जिंदगी संघर्ष से भरपूर है और इसमें सही प्रयासों के साथ सफलता भी है। विषम परिस्थितियों को पार पाने का हौसला भी है।